हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूपीएससी डिकोड। हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो कि स्पेक्ट्रम पे बेस्ड है उसे हम लोग डिकोड कर रहे हैं। हमने अभी तक 2 वीडियो कवर कर लिए हैं जिसमें एडवेंट ऑफ पोर्तुगीज के बारे में हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया है। आज जो हमारा टॉपिक है वह है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें याद आता है पोर्तुगीज। पोर्तुगीज एक ट्रेडर था वास्को डी गामा। 1498 में वो भारत आता है और इंडिया के लिए वो डायरेक्ट सी रूट डिस्कवर करता है। पोर्तुगीज ने गोवा, कोचीन जैसे कोस्टल रीजन्स पे अपना राज जमाया। ट्रेड के साथ साथ उन्होंने फोर्टिफिकेशन भी किया और एक नेवल पावर बन के उभरे। लेकिन क्या पोर्तुगीज ने अपना ये रास्ता हमेशा क्लियर रखा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके बाद जो यूरोपियंस आए वो और भी ज्यादा वेल फंडेड और एग्रेसिव थे। और पोर्तुगीज के बाद जो दूसरे यूरोपियंस आते हैं वो आते हैं डच। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे डच यानी नीदरलैंड्स के ट्रेडर्स एक पावरफुल ट्रेडिंग फोर्स के रूप में कैसे भारत आते हैं और उन्होंने कैसे पोर्तुगीज को और बाकी सब ट्रेडिंग कंपनीज को चैलेंज किया विद द हेल्प ऑफ देयर शिप्स, कैनन्स एंड फुल कॉमर्शियल स्ट्रेटजी। तो चलिए शुरू करते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी के इस सफर को, जो व्यापार के साथ साथ एक नया यूरोपियन राज का मॉडल अपने साथ लेकर आती है। ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके पास ना ही कोई बैनर था, ना ही कोई बादशाहत थी। इसके पास बस एक सिंपल सा मिशन था, ट्रेड या टेरिटोरी। इसमें से जो भी मिले बस ले लो। इनका बस सिंपल सा मिशन था, या तो ट्रेड मिल जाए वो भी सही, या टेरिटोरी मिल जाए वो भी सही। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने काम को बखूबी करके दिखाया। 1500s में यूरोप में सब कुछ बदल रहा था। स्पाइसेस के लिए जंग हो रही थी, नौसेना बन रही थी और समुद्र से अलग अलग तरीके के रास्ते भी लोग खोज के आगे बढ़ रहे थे। अब इसमें डच लोग भी पीछे नहीं रहे। 1596 में एक डच नेविगेटर था कार्नेलियस डी हाउटमैन। कार्नेलियस डी हाउटमैन इंडोनेशिया के 2 जगह सुमात्रा और बेंतन तक पहुंचा। उसने देखा कि स्पाइस ट्रेड जो है वो पूरी दुनिया को चला रहा है। फिर क्या था? फिर नीदरलैंड्स की गवर्नमेंट ने यह कहा कि व्यापार अब उनका लिमिटेड नहीं रहेगा। अब नीदरलैंड्स के जो व्यापारी होंगे वो उनका जो नीदरलैंड का पूरा व्यापार होगा वो व्यापार भी अब समुद्र के रास्ते से होगा। और तब बनाई जाती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। वैसे इसे हम लोग वीओसी के नाम से इसे जाना जाता है। इसके फुल फॉर्म में जानने की जरूरत नहीं है और ना ही ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप वीओसी जानो। बस सिंपल एक एक्रोनिम के तौर पे आप इसे जान लो कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी को वीओसी बोलते हैं। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका फॉर्मेशन होता है। और ये जो है ना, आप एक बात सिंपल समझ जाइए कि जो वीओसी है यानी कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये कोई नॉर्मल ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी। इसे हम लोग एक प्राइवेट आर्मी की तरह समझ सकते हैं। इसके पास शिप्स थे। शिप्स के साथ साथ इनके पास फुल लाइसेंस था पॉलिटिक्स करने का, फोर्टिफिकेशन करने का और समुद्र पे राज करने का, दूसरे पावर्स के साथ ट्रीटीज करने का, दूसरे एरियाज को एक्वायर करने का, मिलिट्री पावर को और एक्सटेंड करने का, यानी फोर्टिफिकेशन का, ट्रेड करने का। यानी ये चीज मैंने आपको समझा दिया कि ये कोई नॉर्मल ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी। इसको ट्रेड करने का तो अधिकार मिला ही था, साथ ही साथ फोर्टिफिकेशन का, किले बनाने का भी अधिकार मिला था, मिलिट्री पावर को बिल्ड करने का अधिकार मिला था, दूसरे एरियाज को जीतने का, उनसे लड़ाई करने का अधिकार मिला था, फिर दूसरे पावर से इनको ट्रीटी करने का भी अधिकार मिला था। और इस कंपनी ने सिर्फ इंडोनेशिया ही नहीं, क्योंकि देखो मेन जो है ना, ये मेनली इंडोनेशिया में इनका बेस था। तो ये केवल इंडोनेशिया तक ही लिमिटेड नहीं रहे, इंडिया, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका तक इन्होंने अपना जाल बिछाया। तो एक बात आप याद रखें हमेशा कि जब कभी भी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की बात की जाएगी तो सबसे पहले आते हैं पोर्तुगीज, और जो 2 नंबर पे आते हैं वो आपको आते हैं डच।
तो इस बात को दिमाग में रखना है क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो अब इस वीडियो में हम लोग आगे यह देखेंगे कि डच ने आखिरकार इंडिया में अपनी छाप कैसे छोड़ी। तो हमने अभी तक क्लियर कर लिया सारा मैटर। ये पहले पुर्तगीज आते हैं, फिर डच आते हैं। डच भी कैसे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट होता है जिसे वीओसी बोलते हैं। फिर हमने देखा कि यह कोई नॉर्मल ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, इसे बहुत सारे राइट्स मिले थे। फोर्टिफिकेशन का राइट मिला था, ट्रेड को कंडक्ट करने का अधिकार मिला था। फिर इनको दूसरे एरियाज को जीतने का, लड़ाई करने का, उनसे संधि करने का अधिकार मिला हुआ था। 1596 में कॉर्नेलियस डी हाउटमैन आता है। 1602 में कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट होता है। तो अभी तक हमने ये देख लिया। अब ये भारत आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है भारत जब आएंगे तो ये अपना फैक्ट्री वगैरह एस्टैब्लिश करेंगे। तो जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, जब भारत में ये कदम रखती है, तो उनका मकसद क्लियर था, ट्रेड, प्रॉफिट एंड पावर, टीपीपी, ट्रेड, प्रॉफिट एंड पावर। यानी डच का क्या मकसद था जब वो इंडिया आते हैं? तो ट्रेड, प्रॉफिट एंड पावर। उन्होंने जो अपना सबसे पहला कदम रखा वह था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का एक रीजन है मसूलीपट्टनम। तो मसूलीपट्टनम में 1605 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया। पुर्तगीज ने कहा फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया था? तो ये बात आपको मैंने वीडियो में बता दिया है। आप अगर इसको कमेंट बॉक्स में कर देंगे कमेंट, तो ये ज्यादा समय तक आपके माइंड में रिटेन रहेगा। तो डच ने कहां पे बनाया था? तो मसूलीपट्टनम में। देखो, पुर्तगीज ने कहां बनाई थी ये भी माइंड में रखना है, डच ने कहां बनाया था वो भी। फिर जब मैं ब्रिटिशर्स पढ़ाऊंगा उसका भी पहला फैक्ट्री, फ्रेंच जब पढ़ेंगे तो उसका ही पहला फैक्ट्री, क्योंकि फर्स्ट कोई भी चीज होता है तो वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में एस्टैब्लिश की। अब ये जो मसूलीपट्टनम है यह सिर्फ एक पोर्ट नहीं था, यह था एक गेटवे टू साउथ इंडिया, जहां से डच ने स्पाइस ट्रेड और टेक्सटाइल को कंट्रोल करना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे जो डच थे वो इंडिया के कोस्टलाइन पर अपना नेटवर्क बनाना शुरू करते हैं। और उस समय कौन थे यहाँ पे? तो पुर्तगीज। और पुर्तगीज के लिए ये एक सीरियस कंपटीशन बन गया। फिर धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया ये लोग अपना फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर लेते हैं। जैसे 1605 में मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, वहां ये एस्टैब्लिश करते हैं अपनी फैक्ट्री। फिर 1609 पुलिकट, 1641 बिमलीपट्टनम, 1645 कराईकल। तो ये अलग अलग एरियाज में ये लोग अपना फैक्ट्री एस्टैब्लिश करते हैं। ये सारा मैंने चार्ट के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है ताकि रिवीजन करने में और याद करने में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अब देखो आप, ये सिंपल सी बात कि 1600 सबसे पहला तो इन्होंने कहा किया, तो 1605 में। और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का फोकस था ना, वह सिर्फ एक पोर्ट या दो पोर्ट तक सीमित नहीं था। इन्होंने पूरे इंडिया में अपना एक इंटरकनेक्टेड ट्रेडिंग नेटवर्क बना दिया था। 1609 में उन्होंने पुलिकट जो है वो मद्रास के नॉर्थ में लोकेटेड है, वहां पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्री एस्टैब्लिश की, जो आगे चलकर उनके कोरोमंडल कोस्ट का बेस बन गया। लास्ट वीडियो मैंने बताया था, ये है मालाबार कोस्ट, ये है कोरोमंडल कोस्ट। इधर थे पुर्तगीज मेनली, इधर अब यहाँ पे डच जो है इनको अपना सेंटर मेन बेस बना रहे हैं। इसके बाद तो डच ने मतलब 1609 में पुलिकट में एस्टैब्लिश किया। उसके बाद जो डच ने था वो अपना एक्सपेंशन वो फुल स्पीड से करने लगे। गुजरात में सूरत वाले रीजन में, बंगाल में चिंसुरा, बिहार में पटना, यूपी में कासिम बाजार और भी कई कई जगह पे उन्होंने अपना ट्रेडिंग पोस्ट बना लिया था। तो अब आप एक बात समझ लीजिए कि डच का जो सिस्टम था वो एकदम सिंपल था कि इंडिया से अपना अलग अलग जगह फैक्ट्री एस्टैब्लिश करना है, अपना ट्रेड सिस्टम, अपना जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करना है और फिर यहाँ से व्यापार करके अपने आप को मजबूत करना है। लेकिन इन्होंने जो एक स्ट्रेटजी अपनाई थी, जो इनका ट्रेड का जो मॉडल था ना, उसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूटिव और कैरिंग ट्रेड मॉडल। यानी इसका मतलब सिंपल है कि इंडिया से माल खरीदो, ठीक है, यानी कार्गो यहां से लो, सामान वगैरह यहां से खरीदो, फिर उसको ईस्ट इंडीज में बेचो, यानी इंडोनेशिया वाला रीजन हो गया, और जो एशिया वाले और दूसरे देश हो गए उसमें बेचो, फिर वहां से और सामान खरीदो दूसरा, और फिर उसको वापस लेके चले जाओ यूरोप में, और फिर यूरोप में जाके वहां पे बेचो। तो ये जो सिस्टम है इसको कैरिंग ट्रेड या रीडिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड बोलते हैं, और डच जो है वो इस गेम के मास्टर थे। इस कारण से इनका जो ट्रेड स्ट्रेटजी था उसको रीडिस्ट्रीब्यूटिव स्लैश
कैरिंग ट्रेड मॉडल बोला जाता है। देखो कैसे ये क्या करते थे कि इंडिया से ये अलग अलग सामान खरीदते थे। जैसे कि यमुना वैली से ये खरीदते थे इंडिगो, उसके बाद ये सॉल्ट पीटर खरीदते थे बिहार वाले रीजन से। ये जो सॉल्ट पीटर है ना, ये गन पाउडर में इस्तेमाल होता है, जो बारूद होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये जो सिल्क और टेक्सटाइल था, सिल्क और टेक्सटाइल ये खरीदते थे बंगाल वाले रीजन से, गुजरात से, और जो कोरोमंडल वाला कोस्ट वाला रीजन था वहां से। साथ ही साथ गंगा वैली से, जो गंगा घाटी है वहां से ओपियम और राइस को खरीदते थे। और क्योंकि इन सब चीजों का डिमांड, इंडिगो का, सॉल्ट पीटर का, टेक्सटाइल एंड सिल्क का, ओपियम एंड राइस का, इन सब चीजों का डिमांड जो था ना, वो फार ईस्ट यानी सुदूर के जो पूर्व के इलाके थे, जो वहां के द्वीप वगैरह थे, वहां भी इन सब चीजों का डिमांड बहुत ज्यादा था। तो जो डच क्या करते थे, इंडियन पोर्ट से, भारत के बंदरगाहों से इन सामानों को उठाकर पूरे एशिया में वो घूमते रहते थे और बेचते थे, फिर दूसरे सामान खरीदते थे, फिर यूरोप में ले जाके फिर वहां बेचते थे। तो डच का जो विजन था वो पूरा क्लियर कट था कि प्रोडक्ट इंडिया से, प्रॉफिट एशिया में और पावर यूरोप में। यानी यहां से पैसे भी कमा के वो यूरोप जाते थे और अपने आप को पावरफुल बनाते थे। यानी भारत का सामान खरीद के एशिया वाले रीजन में बेचेंगे, वहां से पैसा कमाएंगे, पैसा भी लेके जाएंगे, कुछ सामान भी लेकर जाएंगे। यानी क्लियर कट मोटिव क्या है, विजन क्या है, प्रोडक्ट इंडिया से, प्रॉफिट एशिया में और पावर यूरोप में। और उन्होंने जो इंडियन ओशियन का जो ट्रेड मॉडल था, जो ट्रेड था इंडियन ओशियानिक ट्रेड, उसको अब एक कॉर्पोरेट मॉडल बना दिया था खुद के लिए। तो अब आगे देखते हैं। अब देखो ये 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है, विच इज नोन एज VOC। 1600 में, लास्ट वीडियो में मैंने हल्का सा बताया था कि 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट होता है। और ये कब आते हैं भारत, तो 1608 में। और डच यहाँ पहले से हैं, पुर्तगीज भी पहले से हैं, डच भी पहले से हैं, फिर अब ब्रिटिशर्स भी आ जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अब राइवलरी क्रिएट होगी। अब इनके बैच, इनमें आपस में डिस्प्यूट क्रिएट होगा। क्योंकि लास्ट वीडियो में जब हम डिस्कशन कर रहे थे तब हमने देखा था, जब कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में आता है, फिर जब वो दरबार में जा रहा होता है तो पुर्तगीज ने बहुत कोशिश की, स्पेशली जो फादर पिनहाइरो थे उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो दरबार तक नहीं पहुंचे। फिर उसके बाद 1612 में एक बैटल भी होता है जिसमें पुर्तगीज डिफीट हो जाते हैं। फिर यानी कि इन लोगों के बीच में अब आपस में ही लड़ाइयां हो रही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, डच कंपनी की भी दूसरे कंपनी से लड़ाई होगी। तो इनका जो मेन राइवलरी रहता है वो होता है एंग्लो डच राइवलरी। और एंग्लो डच राइवलरी जो है इन इंडिया एंड द ईस्ट, ठीक है। Both the English East India Company 1600 and the Dutch East India Company 1602 were aggressive competitor in the East। यानी कि जैसे जैसे यूरोपियन पावर्स इंडिया और एशिया में अपने ट्रेड को एक्सपैंड कर रहे थे, वैसे वैसे उनके बीच में जो क्लैश था, जो राइवलरी था, वो इंटेंस होता जा रहा था। डच और इंग्लिश दोनों ईस्ट इंडिया कंपनीज थी। ये एक दूसरे के बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स थे, स्पेशली इन द ईस्टर्न ट्रेड। पहले ये जो राइवलरी थी ये सिर्फ कंपटीशन तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे इट टर्न्ड इनटू अ ब्लडी वॉरफेयर। ये बहुत जल्द ही ब्लडी वॉरफेयर में, खूनी लड़ाई में तब्दील हो गई। वहीं यहाँ पे कॉमर्शियल कंपटीशन, पहले कॉमर्स में केवल व्यापार में कंपटीशन था, लेकिन धीरे धीरे ये ऐसा कंपटीशन बढ़ा कि इन दोनों में आपस में बहुत सारे युद्ध हुए, क्योंकि उनके जो इंटरेस्ट थे ना वो ओवरलैप कर रहे थे, एक दूसरे से इंटरेस्ट टकरा रहे थे। और जब किसी भी देश का इंटरेस्ट टकराएगा वहां पे बैटल होगा, वहां पे वॉर होगा। और यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता है 1623 में, विच इज नोन एज एम्बियोना मैसेकर। इसको एम्बियोना या एम्बियोना बोलते हैं। ये इंडोनेशिया में लोकेटेड है। तो इंडोनेशिया का एक जगह है एम्बियोना। यहाँ पे डच ने पुर्तगीज को पहले ही 1605 में डिफीट कर दिया था। यानी डच वर्सेस पुर्तगीज कब हुआ था, तो 1605 में। जीता कौन था इसमें, तो डच। अब इसके 18 साल बाद 1623 में डच और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ाई होती है। 1605 में तो डच ने डिफीट कर दिया पुर्तगीज को। फिर अब 1623 में डच और ब्रिटिशर्स के बीच में बैटल होता है। और इस बैटल में जो डच लोग थे, इन्होंने 10 अंग्रेजों को और 10 जापानीज लोगों को मार दिया।
ये बोल के कि वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, वो षड्यंत्र रच रहे हैं इनके खिलाफ। अब इस चीज से क्या हुआ, ये इंसिडेंट इतना कंट्रोवर्शियल था कि इंग्लैंड में इसका रिस्पांस भारी आउटरेज के साथ हुआ। यानी कि इंग्लैंड में बहुत ज्यादा इस चीज का विरोध किया गया कि झूठा मूठा ब्लेम लगा के वो लोग चुपके से लोगों को मार दे रहे हैं। 10 अंग्रेजों को मार दिया गया, 9 जापानीज लोगों को मार दिया गया। ये कोई बड़ा बैटल नहीं था, ये एक एम्ब्रियोना मैसेकर था। ठीक है, कोई लड़ाई नहीं हुई थी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, बस एक मैसेकर था कि डच लोगों ने अंग्रेजों को, जापानीजों को पकड़ के मार दिया, उन पे झूठा आरोप लगा के, या फिर झूठा हो या सच्चा हो, उन्होंने आरोप लगा के मार दिया उन्हें। तो अब ये इंसिडेंट जो था वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल था, और इसने क्या किया कि जो एंग्लो डच राइवलरी थी ना, उसको और ज्यादा गहरा कर दिया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जो दोनों पावर्स थी, फाइनली वो एक कॉम्प्रोमाइज तक पहुंच जाती हैं 1666 में, ट्रीटी ऑफ ब्रेडा। अब देखो, ये ट्रीटी कोई ऐसे ही सडन ट्रीटी नहीं है, क्योंकि एंग्लो और जो डच राइवलरी है वहां पे टोटल 4 बैटल्स हुए हैं। ये भी मैंने चार्ट में आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया। पहला बैटल 1652 से 54। तो अब देखो, यहाँ पे ये चार्ट दिखाने का मेरा पर्पस ये है कि 1667 में जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ ब्रेडा, तो ये तब हुई थी जब सेकेंड एंग्लो डच वार समाप्त हुआ था 1667 में। अब जब कभी वार समाप्त होता है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे ट्रीटी होती है। तो अब यहाँ पे ट्रीटी होती है कब, तो 1667 में, जब सेकेंड एंग्लो डच वार खत्म होता है तब। इस ट्रीटी ऑफ ब्रेडा के तहत जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडोनेशिया से अपने क्लेम को विड्रॉ कर लिया, और डच ने इंडिया के पॉलिटिकल और ट्रेडिंग मैटर्स से विड्रॉ कर लिया। यानी कि अब जो डच है वो इंडिया के पॉलिटिकल और ट्रेडिंग मैटर्स में अपना फोकस नहीं रखेंगे। अब वो जो अपना फोकस रखेंगे वो पूरी तरह से इंडोनेशिया में रखेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर जो है वो इंडोनेशिया से अपना फोकस हटा रहे हैं, तो जो डच है वो इंडिया से अपना मेन फोकस हटा रहे हैं। तो डच का फाइनल स्ट्रेटजी क्या हो गया कि इंडिया को अब छोड़ो और इंडोनेशिया को पकड़ो। इंडोनेशिया के स्पाइस ट्रेड, स्पेशली ब्लैक पेपर, डच के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होते थे। एक बात यहाँ पे आप ध्यान रखना दिमाग में कि इंडिया के साथ जो मेन कमोडिटीज ये ट्रेड करते थे वो था ब्लैक कॉटन, इंडिगो, राइस एंड ओपियम। लेकिन उनका जो रियल प्रॉफिट था वो इंडोनेशिया में था। तो अब डच जो है वो निकल जा रहे हैं इंडिया से, इनका फोकस, वो अपना फोकस हटा रहे हैं। पोर्तुगीज भी अब धीरे धीरे कमजोर होना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि पोर्तुगीज को तो 1612 में ही ब्रिटिशर्स ने हरा दिया था। फिर धीरे धीरे पोर्तुगीज ने मुगल कोर्ट में भी अपना फेवर खो दिया था ड्यू टू देयर रिलीजियस इंटॉलरेंस एंड एग्रेसिव नेचर। तो अब ब्रिटिशर्स के लिए रास्ता साफ हो रहा है। तो अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपना ग्रेजुअल जो डोमिनेंस था ना, उसको बनाना स्टार्ट कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार डच का डिक्लाइन क्या हुआ, रीजंस फॉर डिक्लाइन। तो इसको काफी डिटेल में हम लोग देखेंगे। ये तो मैंने बस आपको रिवीजन के लिए प्रोवाइड करा दिया, लेकिन इस पे हम लोग काफी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एक क्यूमुलेटिव डिस्कशन होगा, इस पे कलेक्टिव डिस्कशन होगा, और उसमें से ये सारे पॉइंट मैंने आपके लिए प्रोवाइड किए हैं। तो जब हम डच की बात करते हैं तो हमें ये बात याद रखना चाहिए कि उनका प्राइमरी फोकस हमेशा ट्रेड था, स्पेशली स्पाइस ट्रेड इन इंडोनेशिया। इंडिया उनके लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट था, लेकिन उन्होंने कभी भी एम्पायर बिल्डिंग पे फोकस नहीं रखा। जैसे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, तो एम्पायर बिल्डिंग पे फोकस रखा। जो मुगल्स आए थे उन्होंने भी एम्पायर बिल्डिंग पे फोकस रखा था। लेकिन मेन तो यहाँ कंपनी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स का आप यहाँ पे रेफरेंस ले सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे एम्पायर बिल्डिंग को अपने ध्यान में रखा था, लेकिन डच ने कभी भी ऐसा करने की कोशिश नहीं की। लेकिन फिर भी इनका डिक्लाइन शुरू होता है। अब इनको एम्पायर बिल्डिंग करना नहीं है, केवल ट्रेडिंग करना है। तब क्यों इनका डिक्लाइन होता है? क्योंकि जब आप किसी दूसरे देश में जा रहे हो, वहां पे लड़ाई नहीं कर रहे हो, बैटल नहीं कर रहे हो, तब क्यों आपका डिक्लाइन हो रहा है? तो इनका डिक्लाइन शुरू होता है जब इनकी प्रायोरिटी शिफ्ट होने लगी। ठीक है, यानी कि अब ये अपना प्रायोरिटीज जो था उसको शिफ्ट करने लगे, उसको चेंज करने लगे। डच ने क्या किया, जो मलाया आर्चिपेलागो है वहां के स्पाइस आइलैंड में अपना ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। इसी दौरान थर्ड एंग्लो डच वार भी हो गया। थर्ड एंग्लो डच वार होता है आपको 1672 से लेकर
74 तक। इस वॉर के टाइम पे डच ने क्या किया कि सूरत से लेकर बॉम्बे तक, सूरत वाले रीजन से लेकर बॉम्बे तक जो अंग्रेजों का जो आपस में कनेक्शन था, उस कनेक्शन को इन्होंने पूरी तरह से कट कर दिया। बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में 3 अंग्रेजी जहाजों को पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया उनको। तो अब फाइनली जाकर अब ब्रिटिशर्स भी रिटेलिएट करेंगे, ब्रिटिशर्स भी जवाब देंगे। तो नवंबर 1759 में होता है बैटल ऑफ वेदारा। इसे बैटल ऑफ हुगली भी बोलते हैं, इसे बैटल ऑफ चिंसूरा भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो नवंबर 1759 में बैटल ऑफ चिंसूरा होता है, बैटल ऑफ हुगली होता है, और यहाँ पे डच को बुरी तरीके से अंग्रेजों ने पराजित कर दिया, उनको डिफीट कर दिया। और यही जो बैटल था वो डच के लिए फाइनल ब्लो साबित हुआ। उसके बाद जो डच थे वो लगभग इंडिया से पूरी तरीके से खत्म हो गए। तो इन सारी चीजों का मैंने यहाँ पे की पॉइंट आपको प्रोवाइड किया है ताकि रिवीजन करने टाइम आसानी हो। डिफीट इन बैटल ऑफ बेदारा, डच प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडोनेशिया स्पाइस ट्रेड ओवर इंडियन ट्रेड, यानी मलाया आर्चिपेलागो वाला जो सिस्टम था। लैक ऑफ पॉलिटिकल एम्बिशन और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इन इंडिया, क्योंकि इनका पर्पस ही था कि केवल ट्रेड में प्रॉफिट करना है, एम्पायर बिल्डिंग वगैरह करना नहीं है। साथ ही साथ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका डोमिनेंस बहुत ज्यादा राइज हो रहा था धीरे धीरे। ये आपको तो पता ही है कैसे ब्रिटिशर्स ने 200 साल तक भारत पे राज किया। अब आफ्टर मैथ क्या होता है, यानी डिक्लाइन के बाद अब क्या होता है इनका। तो अब जो इनका प्रेजेंस था इंडिया में, क्योंकि बैटल ऑफ हुगली होता है, बैटल ऑफ चिंसूरा, बैटल ऑफ बिदारा जो है, उसके बाद इंडिया में जो इनका थोड़ा बहुत कमर्शियल प्रेजेंस था वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और उसके बाद अब डच की प्रायोरिटी चेंज होकर वो बहुत ज्यादा क्लियर हो गई कि अब उनका जो सारा फोकस है वो सारा फोकस इंडोनेशिया के स्पाइस ट्रेड पे रखना है। और क्योंकि वहां पे इंडोनेशिया में इन्होंने अपनी मोनोपोली बनाकर रखी हुई थी, यानी अंग्रेजों ने इनको भी खत्म कर दिया। अंग्रेज पुर्तगालियों को भी खत्म करते हैं, और पुर्तगालियों को तो खत्म होने में उनका खुद का ही बहुत बड़ा योगदान है, और उसमें आग में घी डालने का काम किया किसने, तो अंग्रेजों ने। डच को कौन समाप्त करता है, तो अंग्रेज समाप्त करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है अंग्रेज जो है वो अब एक लौता ट्रेडिंग कंपनी बचा रहेगा जो कि भारत में ट्रेड करेगा लंबे समय तक। और ट्रेड क्या, वो तो ट्रेडिंग तो स्टार्टिंग में करते हैं 1765 तक। उसके बाद तो जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो जाती है उसके बाद तो वो ऑल इंडिया टेरिटोरियल पावर के रूप में धीरे धीरे इमर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन वो बाद में हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। अब इसका कंक्लूजन हम लोग देखते हैं। तो ये जो कंक्लूजन है ये मैंने आपको प्रोवाइड किया है, जो भी चीज मैंने आपको पढ़ाई है अभी तक, तो इसको मैंने प्रोवाइड करा दिया है आपको। देखो, The Dutch presence in India was primarily driven by the commercial interest rather than political or territorial ambition. यानी कि जो डच का प्रेजेंस था इंडिया में वो किस लिए था, तो कमर्शियल इंटरेस्ट के कारण, व्यापार के कारण, पॉलिटिकल और टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं था। क्लियर? While they established several factories and trading posts across the Indian subcontinent, their real focus remained on the lucrative spice trade in Southeast Asia, especially Indonesia. सिंपल सी बात है कि अलग अलग भारत में भी अलग अलग जगह पर उन्होंने अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश की, जो पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में उन्होंने अपनी फैक्ट्री ट्रेड बेसिस को एस्टैब्लिश किया। लेकिन उनका जो एक्चुअल साउथ ईस्ट एशिया यानी कि इंडोनेशिया वाले रीजन में था स्पेशली, क्योंकि वहां का जो स्पाइस ट्रेड था वो डच के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल था। देयर इन्फ्लुएंस डिक्लाइन टाइम ड्यू टू शिफ्टिंग प्रायोरिटीज, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड मिलिट्री डिफीट्स, मोस्ट नोटेबली इन बैटल ऑफ बेदारा दैट इज हुगली इन 1759 अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये अभी जस्ट हमने डिस्कशन किया था इस पे, जब डिक्लाइन के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे उसी चीज को कंक्लूड कर दिया। इवेंचुअली द डच स्ट्रेटेजिकली विथड्रॉ फ्रॉम इंडिया, marking the end of their limited but significant role in early European competition on Indian soil। तो ये जब आफ्टर मैथ हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें हम लोगों ने इस पर चर्चा की। यानी देखो ये जो कंक्लूजन वाला जो मैंने पूरा प्रोवाइड किया है आप लोगों को, ये डच कंपनी के आगमन से लेकर, उनके मोटिव से लेकर, उनके ट्रेडिंग पोस्ट से लेकर, उनके फैक्ट्री से लेकर, उनका जो मेन फोकस था उस पर चर्चा किया। फिर उनका डिक्लाइन कैसे हुआ उस पर चर्चा किया। फिर डिक्लाइन के कारण जो आफ्टर मैथ हुआ, यानी क्या हुआ डिक्लाइन के बाद, उस पर हमने चर्चा किया।
तो ये कंक्लूजन का यही मतलब होता है कि पूरे वीडियो का समरी आपको मैंने बस 7 से 8 लाइन में प्रोवाइड करा दिया। तो अब यहाँ पे समाप्त होता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। और पोर्तुगीज का, पोर्तुगीज एडवेंट इन इंडिया और डच एडवेंट इन इंडिया, दोनों को मिलाकर एक कंबाइंड टेस्ट में आप लोगों को आज शाम तक टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का बेस है, क्योंकि उसी के बाद तो आपको फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।